अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सदका विद काशिफ न्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक तो आलमी मंजरनामे पे, ये जो इंडिया और कनाडा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उसके अलावा सऊदी अरब और इसराइल के भी ताल्लुकात काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान के लिए क्या फ़वाइद हैं और हम इससे इस मौके से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे। और बाद में हम थोड़ी सी पाकिस्तान के सियासी मसाइल पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी पर इमरान खान साहब अटक से अडियाला आ गए हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और दीगर दोस्तों से भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो अब हम दोस्तों बाकायदा आगाज़ करते हैं बात का। इंडिया में जब चंद दिन पहले जो G20 का एक इजलास हुआ था, तो बहुत खुशियाँ थी इंडिया में और वो उसमें शादियाने बज रहे थे। लेकिन उसके साथ ही ये जो कनाडा ने मामला उठाया है, वो एक उनके कैनेडियन शहरी का, जिसको भारतीय एजेंटों ने वहाँ पे कत्ल कर दिया, मार दिया उसे। तो कनाडा उस मामले पर बहुत संजीदा है और दीगर ममालिक भी कनाडा का साथ दे रहे हैं। अमेरिका ने बहुत खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन इस हद तक ज़रूर कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और भारत ताउन करे। अब देखना है कि ये किस करवट बैठता है, लेकिन ये एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठाए। भारत, जिसके बारे में कहा जाता है, ये हिंदू बनिए के बारे में कहते हैं ना कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम, तो इन्होंने वही पॉलिसी की है कि ना सिर्फ पहले तो यहाँ पे एक अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और अच्छे ताल्लुकात बना रहे थे, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ने लगे हैं कि उनके वज़ीर, उन्होंने धमकी दी कि कनाडा पे हम एटम बम से हमला कर सकते हैं। भारतीय शहरी हैं, एक जो एंकर हैं, सॉरी वज़ीर नहीं है, एक उनके एंकर ने ये धमकी दी कि हम कनाडा पे एटम बम से हमला कर देंगे। उनका जो एक साबिक मेजर है वो अब खुल के धमकियां दे रहा था कि हम ऐसे ही मारेंगे, मज़ीद शहरियों को भी मारेंगे हम वहाँ पे जा जाके। तो इस वक्त इंडिया एक बदमस्त हाथी बन चुका है और दुनिया भी उसको देख रही है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये रियासतें होती हैं वो उनके सोचने समझने के अंदाज और होते हैं। वो अपनी स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप को अपने ही अंदाज में देखते हैं, जिसको आम फहम में हम आम अफराद की तरह नहीं देखते। लेकिन ये मामलात अपना असर ज़रूर छोड़ते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान इस मामले से फ़ायदा नहीं उठा सकता। मेरी राय में इस वक्त भारत को धचका लगा है इस वाक़े से और आलमी बरादरी कनाडा का साथ दे रही है। बेशक अभी उस तरह से खुलकर नहीं आए, लेकिन अभी वो दबाव इंडिया पे बढ़ा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका है कि वो मगरबी ममालिक को अपना ताउन पेश करे, यहाँ पर उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब करे। जो लोग भारत में सरमायाकारी करते हैं, जो ममालिक, जो लोग तो नहीं कहना चाहिए, जो मगरबी ममालिक भारत में सरमायाकारी कर रहे हैं, हत्ता कि सऊदी अरब को भी हम देखें तो उनका रुझान भी पाकिस्तान की बजाय भारत की तरफ ज़्यादा है। अभी जिस तरह इजलास में वो बहुत बढ़ चढ़ कर सरमायाकारी के उनके जो है ना वो जायज़ा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में उनके जो है मामलात उस तरह से ये गर्मजोशी वाले नहीं हैं जैसे कभी हुआ करते थे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम लोग एक भिखारी बन चुके हैं, आलमी भिखारी। दोस्तों, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारी आबादी 24 करोड़ है, हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं आबादी के हिसाब से, लेकिन हम इन सलाहियतों को तख्लीकी अंदाज में इस्तेमाल करने की बजाय हम इनको मनफी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। हमारा नौजवान सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग और उन चीज़ों में वक्त ज़ाया करता है बजाय अपने आप को तख्लीकी अंदाज में आगे बढ़ाने के।
تو دوستو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم عالمی برادری کی توجہ بھی حاصل کریں۔ ہمارے پاس دریا ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، ریگستان ہے، خوبصورت مناظر ہیں، کشمیر جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، تو کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کمی ہے تو صرف اور صرف نیت کی اور وسائل کی۔ تو ہمیں بطور شہری بھی اور بطور پاکستانی تو ہم ہیں ہی ہیں، ہم عوام کا بھی ہم فرض ہے کہ ہم پاکستان کو سدھارنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنی اندر ایک احساس پیدا کریں۔ ہماری ریاستی حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اب بس کر دیں، وہ تجربات جو انہوں نے مسلسل 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں اب اسے بس کر دیں، اور اب ہمیں اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پہ پیش کریں۔ تو اب ہم واپس آتا ہوں میں اپنے اس ٹاپک کی طرف ہی، کہ سعودی عرب جسے ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ملک میں وہ سرمایہ کاری کریں گے، لیکن کوئی خاص قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ سعودیہ کا رجحان اسرائیل کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی ان کا اسرائیلی عہدیدار ان سے سعودی عرب میں دورے پہ آ رہے ہیں، اور یہ بھی جائیں گے۔ اس کا یعنی یہ واضح اشارہ ہے کہ اب سعودی عرب اسرائیل کو قبول کر لے گا تو پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا۔ ابھی یہ پاکستان قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں اپنے مفادات کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے، اور جو موقف ہم لیتے ہیں کیا وہ موقف ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا ہماری مشکلات بڑھا رہا ہے۔ ہم اتنی 5ویں آبادی کے باوجود ہم ملک میں دنیا میں کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو ہم اپنے وسائل کو استعمال کریں، اب اپنے مفادات کو دیکھیں، ہم عالمی برادری کو راغب کریں کہ جو فوائد وہ بھارت سے لیتے ہیں وہ ہم سے لیں، ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں، اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو اجاگر کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن اب اسے ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہیے ہمیں، کہ ہم دنیا کو اپنے ملک کی طرف لے کر آئیں، کہ جس طرح بھارت میں سرمایہ کاری ہوئی ہے اب ہمارے ملک میں ہو۔ ہماری ساری توجہ صرف گلف ممالک کی طرف ہی ہے، لیکن ہمیں اب ان ممالک کی طرف بھی جانا چاہیے، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی اور ہمارے اصل حکمرانوں کو بھی، ان سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور تجربات کی بجائے اب ملک کو سدھارنے کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ تو دوستو آج ایک تو اسی پہ ہی بات کرنا تھی، اب دوسرا ہم آتے ہیں اپنی مقامی یا لوکل پالیٹکس کی طرف۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کا حتمی اعلان ہو چکا ہے، 21 اکتوبر کو ہی وہ آ رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ کار جیسے مبشر لقمان وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شاید نہیں آئیں گے۔ میں اس سے سہمت نہیں ہوں، میرے خیال میں اب نواز شریف صاحب ضرور آئیں گے، اور لیکن وہ آئیں گے تو وہ بیانیہ ان کا کیا ہوگا، اور نواز شریف صاحب کی خوشخبری کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے پاکستان تو اب وہ جیل نہیں جائیں گے، جبکہ ان کا سیاسی مخالف جس نے سازشیں رچائی اور سب کچھ ایک نظام کو تہس نہس کرنے کے لیے سابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کیا، وہ اسی بیرک میں قید ہے جس میں نواز شریف صاحب تھے، اسی جیل میں ہے جس میں نواز شریف صاحب تھے۔ تو آج عمران خان صاحب بھی ابھی ذرا تو پتہ نہیں یہاں پہ 804 ہیں یا 420 نمبر ملتا ہے، لیکن وہ اسی اڈیالہ جیل میں آج پہنچ گئے ہیں، جہاں پر وہ نواز شریف صاحب کے لیے کہتے تھے یا گانے گاتے تھے کہ نیکسٹ اسٹیپ اڈیالہ، بیسیکلی وہ نواز شریف صاحب کے لیے کہتے تھے، لیکن وہ اٹک سے اڈیالہ آگے عمران خان صاحب خود بن گئے۔ تو نون لیگ نے جو اپنا بیانیہ ہے وہ تبدیل کر لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت بار ہم بات کر چکے ہیں کہ سابقہ بیانیہ جو تھا جس میں وہ جنرل باجوہ کا، جنرل فیض حمید کا احتساب کا مطالبہ کرتے تھے، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں سکتا، اور میری بھی رائے یہی ہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اسی چکر میں اور اسی انتشار میں رہ گئے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اگر بالفرض
नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं और वज़ीर आज़म भी वो फ़र्ज़ करें बन जाते हैं, और वो आते ही वो फिर ये शुरू कर दे कि हमने 2018 में जिन्होंने खिलवाड़ किया उनके साथ एहतसाब करना है, तो मुल्क फिर एक बार डिस्टेबलाइज होने लग जाएगा, मुल्क में फिर इंतशार फैलेगा। तो वो जो कंस्ट्रक्शन है या एक तामीरी काम है वो नहीं हो सकेगा। तो मेरे ख्याल में जो अब नया बयानिया बनाया है, जिसका शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र किया था कि हम अपनी साबिका अदवार की कारकर्दगी बताएंगे और ये यकीन दिलाएंगे कि हम पाकिस्तान को फिर बनाएंगे। इस बयानिए के अंदर एहतसाब नहीं है, और यही हमारी कामयाबी होगी हमारे मुल्क की कि हम एक मुस्बत अंदाज में आगे बढ़े। तो दोस्तों, जो है ना, ये नवाज शरीफ साहब के लिए खुशखबरी यही है कि उनकी जमात के इक़्तिदार में आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वाज़ेह हैं। सिर्फ उन्हें ये जो एक एहतसाब वाला नारा है उसे ज़रा पसे पुश्त डालना पड़ेगा, और मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि इस वक्त इन्हें पसे पुश्त डाल देना चाहिए। तो आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त ही आने के इम्कानात हैं, बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और आने भी चाहिए। तो आखिर में हम जो बात करेंगे दोस्तों वो है इमरान खान साहब की और नई सियासी जमातों के क़याम की। आपने देखा होगा कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया, मिफ्ता इस्माइल साहब भी, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने तो पहले ही कहा था। नई सियासी जमातों का क़याम मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा है। और आपको शायद याद हो, या जो लोग सुनते हैं, मैंने 4 माह पहले भी कहा था जब मैं मिसागे सियासत की बार बार बात कर रहा था कि हमारी बड़ी सियासी जमातों को मिसागे सियासत करना चाहिए। अब ये वक्त आ गया है कि नई सियासी जमातें बन रही हैं। 3 तो बन चुके, जहांगीर तरीन साहब की, शौकत उसकी, वो जो था अपने परवेज़ खटक की, और अब ये मिफ्ता वगैरह भी बना रहे हैं। तो ये खुशाइंद भी है, इससे अवामी शऊर का भी अंदाज़ा होगा। और जो एक गैप पैदा हो रहा है इमरान खान की शक्ल में, उनके नाअहली के बाद जो एक खला पैदा हो रहा है, तो उन वोटर्स को कैप्चर करने के लिए भी नई सियासी जमातें चाहिए हैं। और सबसे बढ़कर इससे जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके ऊपर भी एक चेक लग जाएगा, और उन्हें अपना जमाती स्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। ये कहना कि ये जमातें कोई अहमियत नहीं रखेंगी या ये बेईमानी होंगी, ऐसा नहीं होगा। ये जमातें ज़रूर अपना किरदार अदा करेंगी और ये अवाम में मकबूलियत भी हासिल करेंगी। आखिरी बात, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी जमात के अंदर जमहूरियत ना लेकर आए तो अगले चंद सालों में ये बहुत पीछे चले जाएंगे, और जो नई जमातें बन रही हैं वो आगे आ जाएंगी, वो फ्रंट पे नज़र आएंगी। अब ये फ़ैसला इन्होंने ही करना है कि इन्होंने अपनी जमातों में कोई तब्दीलियां लानी है या नहीं लानी। इन्हें इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा, इन्होंने मुल्क के निज़ाम को भी तब्दील करना पड़ेगा, मुल्क में रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। जब तक ये नहीं लाएंगे ये हमारे हालात ऐसे ही ख़राब रहेंगे। लेकिन किसी ना किसी को ये कदम उठाना पड़ेगा। अगर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ये कदम उठा रही है, नई सियासी जमातों को वो ला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा वो एक फ़ैसला है और मुल्क में इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब चलते चलते आखिर पे अब हम इख्तिताम की तरफ आते हैं। तो अभी अगली हुकूमत तो नून लीग की ही बनेगी, लेकिन नून लीग की ये हुकूमत ही फ़ैसला करेगी कि इसके बाद क्या मंजरनामा बनेगा। अगर तो वो अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आए, अपनी जमात में मज़ीद जमहूरियत लाए, तो ये निज़ाम बेहतर चलेगा, वरना फिर हम किसी और सियासी जमात की तरफ देख रहे होंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली बार फिर किसी और मौजू पर बात करेंगे, और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।